भीलवाड़ा का जो सीट हॉट सीट हो रही है, क्योंकि बीजेपी को अपना 25वां टिकट भीलवाड़ा से डिक्लेयर करना पड़ा, जबकि यहाँ से जो बीजेपी के जो एमपी हैं सुभाष बहड़िया, वो राजस्थान में सर्वाधिक वोटों के अंतर 6,11,000 से जीते थे। ये भीलवाड़ा के लिए एक दुखद बात है कि पूरे देश में अगर सबसे महंगी बिजली है तो राजस्थान में, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय भी थी, आज भजनलाल सरकार के बावजूद भी राजस्थान में पूरे देश की तुलना में सबसे महंगी औद्योगिक बिजली है। आज शिक्षा के क्षेत्र में तो भीलवाड़ा ने अब काफ़ी प्रगति की। अब अगर यूँ देखा जाए तो ज़्यादातर सब डिवीज़न पे कॉलेज हो गए, गर्ल्स कॉलेज हो गए। और अब तो जब अंकित जी, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, जब मैंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया तो राजस्थान में मात्र 4 कॉलेज। किसानी का तो पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि खरीफ की फसल पूरी तरह से बरसात के पानी पर निर्भर करती है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा डैम था वो बाद में तो पीने के पानी के लिए रिजर्व हो गया था, मेजा डैम, पर अब उसके कैचमेंट में सैकड़ों एनीकट्स बन चुके हैं, उसमें पानी बहुत कम आता। पानी आए तो इरिगेशन के लिए छोड़े। ये अगर खेती के पानी के लिए तो अगर इस ज़िले में सबसे बड़ा काम किया जो 2 बार चीफ मिनिस्टर हैं, शिवचरण माथुर मांडलगढ़ से 7 बार एमएलए रहे थे, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 56 डैम बनवाए थे। पर बीजेपी को यहाँ पसीना आ गया टिकट डिक्लेयर करने में। जो सामने मुकाबला है डॉक्टर सीपी जोशी का, तो उनको तो वाटरमैन कहा जाता है यहाँ, क्योंकि भीलवाड़ा में 96 आवर्स के जो इंटरवल पे पानी आता था, चंबल का पानी लाने में सीपी जोशी का बड़ा रोल रहा। तो अब तो चुनावी मुद्दा ही चंबल का पानी बनने वाला है, और हम पानी के बीच में बोट चलाते हुए बात कर रहे हैं। बोट चलानी भी पड़ रही है और कमांड भी करनी पड़ रही है। ये बिल्कुल, ये कमांड मैंने आपके हाथ में दे रखी है। अमृत काल है, लेकिन इस अमृत काल में कोई महिला सांसद भीलवाड़ा से, शायद मेरी जानकारी सही हो तो, नहीं रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले चुनाव 1952 से लेकर आज तक यहाँ भीलवाड़ा शहर से महिला विधायक तो रही है, पर महिला सांसद अभी तक भी कोई नहीं बन पाई है, क्योंकि टिकट ही नहीं दिया दोनों पार्टियों ने। तो भीलवाड़ा में तो कोई कांग्रेस की पॉसिबिलिटी कहीं भी नज़र नहीं आती है। पूरी तरह से हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होगा, और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं यहाँ प्रभावी रहेंगे, यहाँ उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। पर जहाँ पॉसिबिलिटी नज़र आती, चाहे वो नागौर हो चाहे चूरू, मैं को चूरू कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक माइलस्टोन नहीं बन जाए, क्योंकि जैसे ही राहुल कसबा का टिकट कटा, जैसे कैच उछलता है क्रिकेट में, कांग्रेस ने उसको लपक लिया। नमस्कार, राजस्थान चौक की चुनावी यात्रा आज उस जगह से हम कर रहे हैं जो राजस्थान यानी मरुधरा से तो कम से कम मेल नहीं खाती है। हमने पानी को चुना है, और पानी की ही कहानी है जो राजस्थान में वोटों को नए सिरे से गढ़ती है। हम भीलवाड़ा में हैं, और भीलवाड़ा का ये शिवाजी पार्क है, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान की राजनीति के बारे में बारीक जानकारी रखने वाले प्रमोद तिवारी जी। स्वागत है राजस्थान चौक में। नमस्ते अंकित जी। सर, यात्रा में हमने वो धूल भी देखी, और अब आपने बोट में बैठा दिया है। बिल्कुल, अगर यूँ कहूँ तो भीलवाड़ा का जो सीट हॉट सीट हो रही है, क्योंकि बीजेपी को अपना 25वां टिकट भीलवाड़ा से डिक्लेयर करना पड़ा, जबकि यहाँ से जो बीजेपी के जो एमपी हैं सुभाष बहड़िया, वो राजस्थान में सर्वाधिक वोटों के अंतर 6,11,000 से जीते थे। पर बीजेपी को यहाँ पसीना आ गया टिकट डिक्लेयर करने में। जो सामने मुकाबला है डॉक्टर सीपी जोशी का, तो उनको तो वाटरमैन कहा जाता है यहाँ, क्योंकि भीलवाड़ा में 96 आवर्स के जो इंटरवल पे पानी आता था, चंबल का पानी लाने में सीपी जोशी का बड़ा रोल रहा। तो अब तो चुनावी मुद्दा ही चंबल का पानी बनने वाला है, और हम पानी के बीच में बोट चलाते हुए बात कर रहे हैं। बोट चलानी भी पड़ रही है और कमांड भी करनी पड़ रही है। ये बिल्कुल, ये कमांड मैंने आपके हाथ में दे रखी है। तो भीलवाड़ा का मिजाज क्या कहता है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश ने की है, और उसके साथ कई लोगों से हमने बातचीत भी की। भीलवाड़ा का मिजाज कुछ बदला सा नजर नहीं आया, भले ही ओट सीट हो गई हो सीपी जोशी के आने के बाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भीलवाड़ा को अगर छोटा नागपुर कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। भीलवाड़ा में आरएसएस का बहुत बड़ा काडर है, और भीलवाड़ा में आपने देखा होगा तो जब नवंबर में विधानसभा चुनाव हुआ था, जबकि संघ पृष्ठभूमि के थे विठल शंकर अवस्थी, आरएसएस ही बैंक की नौकरी छुड़वा के उनको पहले आसीन, और फिर बाद में भीलवाड़ा से 3 बार टिकट दिलवाती, वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। एक बार तो यहाँ के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बड़े समाज के अध्यक्ष रामपाल सोनी को 45,000 वोटों के मार्जिन से हरा देते हैं। पर इस बार
संघ नहीं चाहता था कि विठल शंकर अवस्थी को भीलवाड़ा से चौथी बार टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी, तो भीलवाड़ा में एक नई इबारत लिखी गई, संघ वर्सेज बीजेपी, और संघ ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक निर्दलीय व्यक्ति को, जो अशोक कोठारी को, चुनावी मैदान में उतारकर विचार परिवार के नाम पे चुनाव जितवा दिया। और इस बार वही नाराज़गी जो विठल शंकर अवस्थी के साथ थी, वो नाराज़गी सुभाष भेड़िया के साथ थी। संघ नहीं चाहता था सुभाष भेड़िया को रिपीट किया जाए। अल्टीमेटली संघ की जीत हुई है। बीजेपी को अपना कैंडिडेट जो इतने बड़े मार्जिन से जीता था उसको बदलना पड़ा, और बीजेपी के महामंत्री जो दामोदर अग्रवाल है, वो अपना ग्रेजुएशन उन्होंने डीएवी कॉलेज अजमेर से करने के बाद वो 3 साल तक ब्यावर में आरएसएस के प्रचारक रहे थे। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अंकित जी, जब 78 में उन्होंने आरएसएस के 3 शिक्षा वर्ग होते हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, वो नागपुर में होता है। और वहाँ हमें भी यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी की धारा कहती है कि थोड़ा सा बैलेंस भी बनाया जाए। आप अपनी बात जारी रखिए। तो वो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उस समय संघ के प्रचारक थे, दामोदर अग्रवाल भी प्रचारक थे, इन्होंने 1 महीने तक नागपुर में रूम शेयर किया। शायद उसका बेनिफिट एक दामोदर अग्रवाल पहले जिलाध्यक्ष थे, जब वसुंधरा राजे के बड़े निकट थे, बाद में वसुंधरा राजे से इनका नाइतवाकी हो गई, वो सारी चीज़ें मिलकर बीजेपी को टिकट चेंज करना पड़ा। दामोदर अग्रवाल के आने के बाद ये बात सही है कि संघ का बड़ा समर्थन उनको है, वो कपड़ा व्यवसायी है, ये मैनचेस्टर है राजस्थान नई देश का। ऐसी स्थिति में सीपी जोशी के पक्ष में पब्लिक परसेप्शन हो सकता है चंबल के पानी और नेशनल हाईवे को लेकर, पर जो उनका संगठन है, उनकी जो पार्टी है, वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में, पार्टी की जिला कार्यकारिणी नहीं है। और जब राम का मुद्दा इतना हावी है देश में, तो उन परिस्थितियों में हॉट सीट हो गई है सीपी जोशी के आने से, चर्चा में आ गई है। पर वोट में तब्दील कौन करवाएगा? कांग्रेस का तो कोई कार्यकर्ता बिल्कुल पस सा बैठा हुआ है। और जो 5 साल तक अशोक गहलोत गवर्नमेंट में जो सबसे प्रभावी रहे थे, राजस्व मंत्री रामलाल जाट और एआईसीसी के सेक्रेटरी जो प्रियंका गांधी के भी नज़दीक है, धीरज गुर्जर, दोनों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो इन परिस्थितियों में सीपी जोशी बहुत बड़ी चुनौती दामोदर अग्रवाल के सामने खड़ी कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जनता में एक सिंपैथी है, लेकिन वोटों में कन्वर्ट होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भजनलाल सरकार भी है, बीजेपी की सरकार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पब्लिक परसेप्शन बना है सीपी जोशी के आने से, लोग उनको वाटरमैन कह रहे हैं, चंबल के पानी की बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इसी बात को भांपते हुए कल पहली बार जब जयपुर से टिकट लेके अमित शाह को रिसीव करके दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा पहुँचे, तो गुलाबराव में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये चुनाव सीपी जोशी और दामोदर अग्रवाल के बीच में नहीं है, ये चुनाव राष्ट्रीय नीतियों, राष्ट्रवादी लोगों और राष्ट्र विरोधी लोगों के बीच में। तो इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि ये जो चुनाव प्रचार है किस मोड़ में जाने वाला है, और बीजेपी और संघ इसको किस ओर ले जाने वाली है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर हो जाता है मुद्दे। आपको क्या लगता है, भीलवाड़ा में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन वो मुद्दे हल नहीं हुए, और अभी तो कपड़ा उद्योग भी बड़े संकट से जूझ रहा है। बांग्लादेश की मार के बाद यहाँ की रौनक थोड़ी तो कम हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भीलवाड़ा के लिए एक दुखद बात है कि पूरे देश में अगर सबसे महंगी बिजली है तो राजस्थान में, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय भी थी, आज भजनलाल सरकार के बावजूद भी राजस्थान में पूरे देश की तुलना में सबसे महंगी औद्योगिक बिजली है, और बिजली इनपुट कॉस्ट बढ़ाती है। और ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो माइग्रेट करने लग गया है। कुछ लोग गुजरात जा रहे हैं, कुछ मध्य प्रदेश के नीमच में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ साल पहले तो बिहार में जब बीजेपी की सरकार थी, तो वहाँ के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे शहनाज हुसैन, वो यहाँ के चैम्बर में आके लोगों को इनवाइट करके गए। तो जब एक तरह से इन्विटेशन आ रहा है स्पेशली गुजरात से और मध्य प्रदेश से, तो ये एक बड़ा खतरा भीलवाड़ा को बन सकता है कि यहाँ की इंडस्ट्री कहीं माइग्रेट नहीं कर जाए। तो कांग्रेस सरकार में बिजली सस्ती नहीं हुई। अब सबसे बड़ा मुद्दा अगर इंडस्ट्री का है तो सस्ती औद्योगिक बिजली का है। एक और बात यहाँ सालती है, अमृतकाल है, लेकिन इस अमृतकाल में कोई महिला सांसद भीलवाड़ा से, शायद मेरी जानकारी सही हो तो नहीं रही। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले चुनाव 1952 से लेकर आज तक यहाँ भीलवाड़ा शहर से महिला विधायक तो रही है, पर महिला सांसद अभी तक भी कोई नहीं बन पाई है, क्योंकि टिकट ही नहीं दिया दोनों पार्टियों ने। एक और मुद्दा मैंने यहाँ पे खासतौर पर ग्रामीण अंचल में देखा, एक तो स्थानीय स्तर पर रोजगार और दूसरा शिक्षा भी बड़ा मसला यहाँ पर है, और रोजगार भी। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में तो भीलवाड़ा ने अब काफ़ी प्रगति की। अब अगर यूँ देखा जाए तो
ज़्यादातर सब डिवीज़न पे कॉलेज हो गए, गर्ल्स कॉलेज हो गए। और अब तो जब मैं, अंकित जी, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, जब मैंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया तो राजस्थान में मात्र 4 कॉलेज थे, जॉबनेर, उदयपुर, हमारा डीएवी कॉलेज अजमेर और संगरिया। और मेरे को भी आज ही पता लगा जब आपने वहाँ पे जिक्र किया। अच्छी बात है। और ख़ास तौर पर राजस्थान में जो मेरे हिसाब से कृषि प्रधान भी है, भले ही पंजाब हरियाणा की तरह ना हो, लेकिन राजस्थान फिर भी कृषि के लिहाज से महत्वपूर्ण है। किसानी का क्या मुद्दा आप मानते हैं? किसानी का तो पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि खरीफ की फसल पूरी तरह से बरसात के पानी पर निर्भर करती है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा डैम था वो बाद में तो पीने के पानी के लिए रिजर्व हो गया था, मेजा डैम, पर अब उसके कैचमेंट में सैकड़ों एनीकट्स बन चुके हैं। उसमें पानी बहुत कम आता, पानी आए तो इरिगेशन के लिए छोड़े। ये इस अगर खेती के पानी के लिए तो अगर इस ज़िले में सबसे बड़ा काम किया, जो 2 बार चीफ मिनिस्टर हैं, शिवचरण माथुर मांडलगढ़ से 7 बार एमएलए रहे थे, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 56 डैम बनवाए थे। तो भीलवाड़ा ज़िले का पूरे इरिगेटेड एरिया का आधा हिस्सा तो केवल मांडलगढ़ में और बाकी पूरे ज़िले में है। तो कोई खेती इतनी प्रोग्रेसिव खेती हो, क्योंकि बिना पानी खेती संभव नहीं है। केवल खरीफ की थोड़ी बहुत फसल होती है, रबी की फसल तो बहुत कम एरिया में होती है यहाँ। और मैं जैसा कह रहा था कि भीलवाड़ा ज़िले में 3 एग्रीकल्चर कॉलेज है गवर्नमेंट के, भीलवाड़ा में है, फूलिया में है, गंगापुर में है, एक प्राइवेट कॉलेज, 4 एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ है। पर वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट खेती कैसे करेंगे जब पानी की बड़ी समस्या यहाँ है। पीने के पानी की समस्या जरूर डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयासों से अब इस ज़िले में लगभग ख़त्म सी हो चुकी है। ये सीट वैसे इस बार भी संभावना यही है कि बीजेपी के खाते में रह जाएगी, लेकिन इस पूरे अंचल की बात कर लेते हैं। आपके होने का फ़ायदा उठा लेते हैं, लंबे समय से आपने पत्रकारिता की, और क्या लगता है इस पूरे इलाके में गठबंधन हुआ है कांग्रेस का आरएलपी से, और ख़ास तौर पर इस गठबंधन के बाद जाटलैंड में एक अलग हरकत है, हलचल है, उसका क्या असर है? इसके अलावा अगर बात की जाए तो लेफ़्ट से उन्होंने सीकर में सीट दे दी है, और तमाम समीकरण है कि आदिवासियों को भी सहयोग करने की तैयारी है। इतनी मुश्किल के बावजूद भी बीजेपी की पेशानी पर बल नहीं है, वो मिशन 25 का 25 मानकर चल रहे हैं। देखो अंकित जी, अगर मैं भीलवाड़ा की बात करूं तो आरएलपी के साथ गठबंधन, मेवाड़ की पूरी बात करें हम 5 सीटों की, और कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन का इस मेवाड़ की 5 सीटों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। इससे बीजेपी को कोई नुकसान हो जाएगा या कांग्रेस को फ़ायदा हो जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं। एक जो संभावना अभी तक बची हुई है, भारत आदिवासी पार्टी के साथ कांग्रेस की बातचीत अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के साथ वो कोई गठबंधन करके उदयपुर में उसका फ़ायदा उनको मिल जाए। तो ये 2 ट्राइबल सीट है। बात रही राजसमंद की, राजसमंद में आप देखिए 2 महीने पहले विश्वराज सिंह, जो मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह, उनके बेटे को पार्टी ज्वाइन करवाते हैं, कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी के सामने नाथद्वारा से चुनाव लड़वाते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। अभी उनको पत्नी महिमा सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। मतलब अगर वो जीतती है तो वो उनकी जो लोकसभा क्षेत्र है उसी में उनके पति का विधानसभा क्षेत्र आएगा। तो परिवारवाद तो पूरी तरह से एक तरह से नकार दिया गया है। और चित्तौड़ में सीपी जोशी को चंद्रभान सिंह आक्या की वजह से शुरू में ऐसा लगता था कि राजपूत वोटों का डेंट लग जाएगा, पर जो उनके राजनीतिक गुरु श्रीचंद कृपलानी, उन्होंने मध्यस्थता करके चंद्रभान सिंह आक्या और सीपी जोशी के बीच में जो बर्फ जमी हुई थी उसको पिघला दिए मुख्यमंत्री की प्रेजेंस में। अब रणधीर सिंह भिंडर अब बीजेपी में आ चुके हैं, महिमा सिंह का बड़ा सपोर्ट। तो ये महिमा सिंह का फ़ायदा चित्तौड़ के बीजेपी को राजपूत वोटों को मिलेगा, भीलवाड़ा में मिलेगा, चित्तौड़ में मिलेगा। तो इन परिस्थितियों में आज की स्थिति में मेवाड़ की 5 सीटें अगर भारत आदिवासी पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता नहीं होता है तो 5 सीटें बीजेपी इंटेक रखने में सफल होती हुई नज़र आ रही है। ये बात सही है कि राजस्थान में अब पब्लिक परसेप्शन ऐसा बन चुका है कि शायद इस बार बीजेपी अपनी हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। अब कांग्रेस और कांग्रेस का अलायंस शायद 2-3 सीट इस बार जीत सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं जरूर सामने आ रही है। चुनाव में भी वक्त है, और ये वक्त बीजेपी कहते हैं कि अपने स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट से, अमित शाह भी आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों की फौज और स्थानीय स्तर पर बीजेपी की सरकार, ये मजबूत चीज़ें हैं जो मिशन 25 को इस बार साकार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी लेकिन एक सीट नहीं जीत पाए। इस बार उन्हें लग रहा है कि जो केंद्र के मुद्दे हैं, राम मंदिर, धारा 370, खासतौर पर विश्व के साथ अच्छे समझौते
ये तमाम चीज़ें क्या भीलवाड़ा में भी असर कर रही है, क्योंकि कई बार सांप्रदायिक लहर भीलवाड़ा में चलती हुई दिखाई दी। देखो, भीलवाड़ा में तो पूरी तरह से हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होगा। मैंने कहा ना कि आपको कि जब बीजेपी वर्सेस संघ हुआ तो संघ की जीत हुई यहाँ, तो भीलवाड़ा में तो कोई कांग्रेस की पॉसिबिलिटी कहीं भी नज़र नहीं आती है। पूरी तरह से हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होगा और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं यहाँ प्रभावी रहेंगे और यहाँ उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। पर जहाँ पॉसिबिलिटी नज़र आती, चाहे वो नागौर हो चाहे चूरू, मैं को चूरू काइंड इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक माइलस्टोन नहीं बन जाए, क्योंकि जैसे ही राहुल कसबा का टिकट कटा, जैसे कैच उछलता है क्रिकेट में, कांग्रेस ने उसको लपक लिया और टिकट दिलवा दिया। क्योंकि राहुल कसबा खुद 2 बार के एमपी, पिताजी का बैकग्राउंड, और बीजेपी ने जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी को टिकट दिया है झांझरिया को, वो राजनीति के खिलाड़ी नहीं है, गेम के खिलाड़ी है वो। तो वो, और वहाँ जो हमारे पत्रकार साथियों से बात हो रही है, नागौर में, चूरू में, अगर हनुमान बेनीवाल से समझौता नहीं होता तो शायद कांग्रेस के कई सारे गुट होते, आपस में मनमुटाव होता, पर वहाँ कांग्रेस एकजुट होकर बेनीवाल के साथ खड़ी है। और ऐसा ही चूरू से खबरें आ रही है। तो ये 2 सीट ऐसी है जहाँ कांग्रेस के अलायंस और कांग्रेस कुछ करने की स्थिति में नजर आते हैं। हम भी लगातार इसे चलाने में मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी लेफ्ट और कभी राइट, लेकिन ये चुनाव रोचक तो हो गया है। राजस्थान के लिहाज से भी एक सवाल पूछ लेते हैं, आपको पूरे राजस्थान के लिहाज से क्या नज़र आता है अलग अलग संभागों में, सभी लोकसभा सीटों पर? देखो, राजस्थान में मेरा अभी तक का जो हमारे, क्योंकि मेरी कोई एजेंसी तो है नहीं, कोई सर्वे मैंने नहीं कराया, पर आप जैसे मित्रों से बातचीत से और कई लोगों से मुझे कई जगह जाने का मौका भी मिला, ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी 25 की 25 सीटें इंटेक रखने में शायद सफल नहीं होगी। अब वो 4-5 जगह संघर्ष है, उसका रिजल्ट 50% आता, 60 आता, 40 आता, शायद 2-3 सीटें कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस जीतने में सफल हो सकते हैं। इस तरह की प्रोबेबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें एक सवाल ये भी आ जाता है कि कांग्रेस कहाँ है, संगठन बड़ा कमज़ोर है, नेता हतोत्साहित है, चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, कई टिकटें वापस कर चुके हैं। इन हालातों में तो जीत थोड़ी सी तो मुश्किल नज़र आती है। देखो, नागौर में कांग्रेस के सारे नेता एक मुश्त, वहाँ विधायकों की संख्या भी है कांग्रेस के, हारे जीते सारे, आज ही मेरी हमारे मित्रों से बात हो रही थी, हारे जाते और सारे जिलाध्यक्ष सारे मिलके बीजेपी, जो आरएलपी के कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल का अपना एक ओरा है, यूथ आइकॉन, अपनी कास्ट का आइकॉन है। उन्होंने, क्योंकि वो पिछला चुनाव लड़े हैं, उनका एक आधार है, उनके कार्यकर्ता सब जगह हैं, तो वो बेनिफिट और कांग्रेस साथ मिलती है। और एक जो यूनुस खान है, उन्होंने अभी तक भी ज्योति मिर्धा को समर्थन देने की कोई बात नहीं कही है, और वो माइनॉरिटी का वोट बैंक भी वहाँ 2-2.5 कॉन्स्टिट्यूंसी में असर डालता है। और जब हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होगा तो बट नेचुरल क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, माइनॉरिटी का वोट भी पोलराइज होगा। अगर वो वोट पोलराइज होता तो वो जाएगा कहाँ, हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जाएगा, कांग्रेस का साथ मिल जाएगा, तो हनुमान बेनीवाल की जीतने की संभावनाएँ थोड़ी बढ़ जाती है। यानी माने चुनाव रोचक हो गया है, और जो ड्राई स्टेट पॉलिटिकल के लिहाज से भी राजस्थान था, अब उसमें कुछ रंगत है। बिल्कुल, राजस्थान में रंगत है। आज तो भीलवाड़ा में भी रंगत है, क्योंकि शीतला गर्मी है। और आज मैंने एक बहुत सुबह सोशल मीडिया पे एक फोटो देखा था, दामोदर अग्रवाल रात को, देर रात को आते हैं 6 बजे, सबसे पहले वो जाते हैं सुभाष बेड़िया, जिनका टिकट कटवाया, उनके हाथों मिठाई खाते हैं, और दूसरे नंबर पे जाते हैं विठल शंकर अवस्थी, जो उनके भाजपा में गौर राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं। विठल शंकर अवस्थी उनको श्रीफल भेंट करके जीत की कामना करते हैं। थोड़ी देर बाद जो सीपी जोशी के मुख्य सफल सालार थे, जिला अध्यक्ष रहे पार्टी के यूआईटी रामपाल शर्मा बीजेपी में शामिल है। दामोदर अग्रवाल मैनेजमेंट भी देखते, मैनेजमेंट के माहिर थे, दामोदर अग्रवाल के साथ होली खेल रहे थे अपने समर्थकों के साथ। ये आज एक नया ही रंग देखने को मिला यहाँ। तो यही है राजस्थान की राजनीति का रंग। हालांकि हमने ये जगह चुनी है क्योंकि एक इंतज़ार रहा, और उस इंतज़ार का फल कहते हैं हमेशा मीठा होता है। बचपन में बड़ा आनंद आता था इस बोट को चलाने में, लेकिन राजस्थान में ये एक सुखद तस्वीर की तरह है, और ये दिखाती है कि स्थानीय स्तर पर भी अगर प्रयास अच्छे किए जाएं तो शहर हो या ग्रामीण सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। लोकसभा चुनाव अब अपने परवान पर है, और इस लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसी रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी खास और अहम जगह, खास व्यक्तित्व के साथ, और आपको दिखाएंगे ग्राउंड पर
क्या चल रहा है राजस्थान चौक पर। आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ाव बनाए रखिएगा। नमस्कार।